नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। स्क्रीन पर अब आएंगे सौरभ कुमार शाही, एडिटर फॉरेन अफेयर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत शाही साहब। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके जो बाइडेन की तबीयत को लेकर के चिंता जताई। दरअसल चिंता ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही नहीं, बहुत लोगों की है, डेमोक्रेट्स में भी बहुत सारे लोगों की, अमेरिका में और इसके अलावा दुनिया भर में, क्योंकि अपने कार्यकाल के कुछ अंतिम महीनों में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत कुछ भूलने लगे थे, कुछ का कुछ बोल देते थे। वो जेलेंस्की को पुतिन, पुतिन को जेलेंस्की, किसी को कुछ, कहीं किसी के पीछे चले जाएं तो उनको बताया जाए कि नहीं भाई इधर आइए। थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया था एक विश्व की ताकत अमेरिका के लिए। उसके बाद उनके ये स्वप्न भी थे कि वो दोबारा लड़ें, डोनाल्ड ट्रंप से लड़ें, लेकिन फिर पार्टी ने यह तय किया कि नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा। लेकिन ये करते करते देर हो गई और डेमोक्रेट्स हार गए, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब एक पुस्तक सामने आई है जिसने बहुत ही सनसनीखेज खुलासे किए हैं। यह पुस्तक कहती है, और इस पर लेख भी अब छप रहे हैं, कि जो बाइडेन बीमार थे उन्होंने अपनी बीमारी छुपाई और तब तक छुपाता रहा उनका एक जो क्लोज कोटरी, इतना छुपाया कि इस चक्कर में डेमोक्रेट्स हार गए। शाही साहब हमारे साथ हैं। शाही साहब, थोड़ा सा अगर आप पर्सपेक्टिव में लाएं चीजों को, ये बताएं एकदम शुरुआत से कि ये कब शुरू हुआ, कब ऐसा लगने लगा कि जो बाइडेन की तबीयत खराब है, ये रेवलेशंस क्या हैं, कब पता था, किसने छुपाना चाहा? बहुत सारे 5W और 1H हैं। जी जी बिल्कुल। दर्शकों को बस ये बता दूं पहले कि जिस किताब का हम हवाला दे रहे हैं वो किताब कल रिलीज हुई है, यानी इंडियन टाइम से कल हुई है वो रिलीज, और उस किताब का नाम है ओरिजिनल सिन। और इसको लिखा है दो जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका के बहुत फेमस जर्नलिस्ट है दोनों। हमारे दर्शक जो रेगुलर देखते हैं अमेरिका में, CNN देखते हैं खासकर, वो जानते भी होंगे। जैक टैपर साहब हैं CNN पे, उनका बड़ा फेमस प्रोग्राम है। उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिबेट भी उन्होंने ही मॉडरेट किया था। और एलेक्स थॉम्सन हैं, वो व्हाइट हाउस कवर करते हैं, वहां पे पुराने, यानी व्हाइट हाउस का जो पूल होता है जर्नलिस्ट का, उसमें वो शामिल है। उन दोनों की किताब है, ओरिजिनल सिन नाम है। पेंगुइन से किताब आई है, इंटरनेशनली रिलीज कल हो गई है। इनफैक्ट परसों रात ही कह सकते हैं कि आप हो गई, क्योंकि अमेरिका के टाइम पे हो रहा था। और अब जल्द ही इंडिया में भी वो मिलने लगेगी, क्योंकि वो पेंगुइन रैंडम हाउस का जो पूरे वर्ल्ड का जो कैटलॉग है उसमें वो शामिल है। तो एक तो पहले जो नाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे जो दर्शक जानते हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी को, स्पेशली जो कैथोलिक थियोलॉजी है उसको जानते हैं, वो जानते होंगे कि ओरिजिनल सिन क्या है। ओरिजिनल सिन जो ये अब्राहमिक रिलीजन है तीनों, यानी जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहते हैं कि एडम और ईव, यानी आदम और हव्वा जो हैं, वो एक जन्नत में रहते थे, एडन गार्डन में रहते थे। और उनको खुदा ने ये कहा था कि आप जो है कोई भी चीज नहीं खाएंगे, कोई फल फूल नहीं खाएंगे, और वो बरहना रहते थे, नंगे रहते थे। और सबको पता है कि फिर वो एप्पल, शैतान ने उनको ये फोर्स किया ईव को, फिर ईव ने एप्पल खिलाया और उसके बाद उनको वहां से निकाल दिया गया। तो क्रिश्चियनिटी ये कहते हैं, हालांकि ये तीनों धर्म में ये इसकी मान्यता है, इस्लाम में, जुडाइज्म में और क्रिश्चियनिटी में, लेकिन कैथोलिसिज्म ये कहता है कि ये जो ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट है, यानी जो पाप आदम ने कर दिया वो सेब खा के, वो पाप जो है उनके बच्चे ताउम्र जो है उसको भुगतते रहेंगे। तो आदम के बच्चे मतलब आदमी, यानी हम आप। तो यानी उनका ये कहना, क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चा पैदा होता है वो पाप के साथ ही पैदा होता है। वो पाप यानी उसको वो ओरिजिनल सिन है, क्योंकि ओरिजिनल किसने किया सिन? तुम्हारे सबसे पुराने पूर्वज ने किया, आदमी ने। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ओरिजिनल सिन का आया है। किताब ये कह रही है कि बाइडेन की बीमारी छुपाना और उनका दूसरे बार चुनाव लड़ने का फैसला लेना ओरिजिनल सिन है, और इसी सिन को भुगत रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी और अमेरिकी वो लोग जो डेमोक्रेट पार्टी को वोट करते थे। तो यहां से ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया कि कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये भाई ओरिजिनल सिन का ये क्या इनका आपस में लेना देना है। तो ये कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे किताब जो है वो जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि इसकी प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये है कि जो बाइडेन जो है
वो पिछले यानी अपने टेन्योर के लास्ट 2 सालों में उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगा था। हमने आपने संकेत कई प्रोग्राम्स में इसके तरफ बड़ा खुल के बोला। हम लोगों ने वो कोई मिली माउथेड ये नहीं कहा कि ऐसा कह रहे हैं, वो बड़ा क्लियर था ना, वो वीडियोस और इनमें चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। तो हमने ये कहा था कि इनका कंप्लीट कॉग्निटिव डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप हमारे स्क्रीन पे जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें आपको फंबल्स और वो तमाम चीजें ब्रेन फ्रीज और फंबल्स तमाम चीजें आपको नजर उनकी आएंगी। तो ये किताब ये कहती है कि इसको खास करके जो कोटरी थी, यानी व्हाइट हाउस में जो लोग थे, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप लोग थे, यानी उनके एडीसी थे, उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनके भाषण लिखने वाले लोग थे, उनके और तमाम जो लोग थे, इन्होंने ये चीजें छुपाई। और बाय द टाइम लोगों को रियलाइज हुआ कि ये बहुत बुरा स्थिति है और हमें बाइडेन को रिप्लेस करना पड़ेगा, थिंग्स हैड गॉन बियॉन्ड कंट्रोल, और उसके कारण से डेमोक्रेट पार्टी को वो हार झेलनी पड़ी, वो मैसिव हार झेलनी पड़ी, जो हार हमने देखा पिछले नवंबर। शाही साहब, इसमें कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। क्या ये किताब ये बताती है कि ये फैसला कि बीमारी छुपाई जाए, ये फैसला जो बाइडेन का था या उनके स्टाफ का था, जिसमें वो कंप्लिसिट हो गए? देखिए, एक ये होता है कि भाई मैं बीमार हूं तो अब मैं सोच रहा हूं कि स्टेप डाउन कर दूं, और स्टाफ बोले कि नहीं नहीं ये बहुत गलत हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हैं, और फिर मैं मान जाऊं कि चलो ठीक है, इन द लार्जर इंटरेस्ट मैं ये छुपा ले जाता हूं। या फिर ये एक ऐसा केस था जिसमें स्टाफ को जो बाइडेन ने कहा था कि मेरी बीमारी छुपाओ क्योंकि मुझे बने रहना है, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट में ये तो चुनाव लड़ने जा रहे थे, वो तो पार्टी ने दबाव बनाया कि भाई बस कीजिए अब। जी जी सर, इसमें देखिए सबसे सैड रियलिटी ये है कि जो बाइडेन का कॉग्निटिव डिक्लाइन इस स्तर का हो गया था कि उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो गया। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, जिसमें कि आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो चुका है लेकिन आप उसको समझते नहीं है। देखें, ये हम अपने आसपास के एग्जांपल से भी ले लेते हैं। कई बार आप देखते हैं हमारे घर में भी जो बड़े बूढ़े होते हैं, उनको ये लगता है कि दे वांट टू शो कि उनका वही कॉग्निटिव वो है, कंट्रोल है, और उनका वही रिफ्लेक्स है जो पहले था। और कई बार ऐसा क्या होता है कि जब आप उनको कोई चीज मना करते हैं, आप अपने मतलब किसी बुजुर्ग को ये कहते हैं कि भाई देखिए ये चप्पल पहन के आप बाथरूम जाइए, ये ना करिए, वो ना करिए, तो वो उस पे उनका रद्द अमल आता है, रिएक्शन आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम अभी ठीक है। तो इसी का एक लार्जर जो है वो पिक्चर देखने को मिला बाइडेन के केस में। उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन था, उन्होंने किसी से नहीं कहा कि तुम छुपाओ मेरे कॉग्निटिव डिक्लाइन को, लेकिन उनको इस बात की समझ ही नहीं थी कि उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो चुका है, विच इज इवन वर्स। ये समझना कि मुझे बीमारी है और ये समझने की शक्ति खो देना कि मुझे बीमारी है इज द नेक्स्ट स्टेप। शाही साहब, तो आपकी बात से तो ये समझ में आ रहा है कि ये तो फिर उनके आसपास के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि ये चलते रहें, क्योंकि अगर एक इंसान इतना कमजोर हो गया है, इतना बीमार हो गया है कि उसको ये भी नहीं मालूम कि वो बीमार है, तो ऐसे में तो उसके आसपास जो लोग हैं वो दोषी हुए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये किताब इट गोज टू अ ग्रेट लेंथ सेइंग कि ये जो आसपास के बहुत सारे लोग थे जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया कि एडीसी होते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, चीफ स्पीच राइटर होता है, वो पूरा एक अमला होता है ना, राष्ट्रपति का तो पूरा एक अमला है। उस अमले को ये लगता था, क्योंकि देखें अगर फर्ज करें कि ये राष्ट्रपति ना होके कोई दूसरा डेमोक्रेट राष्ट्रपति होता तो जरूरी नहीं है कि वो अमला जो है वो शिफ्ट होता। तो वो अमला जो वो स्टाफ होता है वो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ होता है, वो पार्टी से जुड़ा हुआ तो है लेकिन वो लूजली है। तो फर्ज करें कि अगर इनको रिप्लेस कर दिया जाता और किसी दूसरे राष्ट्रपति से, तो इस अमले को ये लगता था कि फिर मैं एडीसी तो नहीं रहूंगा, मैं फिर तो चीफ ऑफ स्टाफ नहीं रहूंगा, मैं स्पीच राइटर नहीं रहूंगा, जो भी आएंगे वो अपना स्पीच राइटर रहेंगे, जो भी आएंगे वो अपना एडीसी लेके आएंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत जो है वहां पे थी, इस कारण इन लोगों ने छुपाया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाइडेन रेसिस्टेंट नहीं थे। जब लोगों को लगने लगा कि इनका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो गया है, बाहर वालों को जब ये खबर पता चलने लगी और जब उन्होंने इस चीज को मेंशन किया, तो देयर वाज अ मैसिव पुशबैक फ्रॉम बाइडेन ऑल्सो कि नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मेरा बिल्कुल ठीक है,
और उनको एक्सक्यूजेस उनके स्टाफ देते थे कि अरे सर आप आज 6 घंटे ही सोए हैं ना। किसी स्टाफ ने जब किसी ये जैक टैपर ने किसी स्टाफ को फोन किया पूछने के लिए कि भैया ये इंटरव्यू वो अपना जब डिबेट हुआ था, डिबेट के बाद यार ये आदमी तो फ्रीज कर जा रहा है, तो कह रहा नहीं नहीं देखो अब जो बाइडेन विथ एन 8 आवर स्लीप एंड जो बाइडेन विथ अ 7 आवर स्लीप आर टू डिफरेंट पीपल। यानी वो उसको वो थकान पे शिफ्ट कर रहे थे, विच वॉज वेरी क्लियरली अ कॉग्निटिव डिक्लाइन। एक चीज, दूसरी चीज शाही साहब मेरी एक गुजारिश, देखिए ऐसा है कि एक स्टाफ जो होता है ना, उनके साथ एक चीज देखने को मिली है अक्सर कि वो मोर लॉयल देन द किंग, मतलब वो जितना जितना राजा अपना सगा नहीं है उतना हम उसके हुए चले जाएं। तो आपको लगता है कि ये वो वजह हो सकती है जिसमें ये स्टाफ बस मैंडेट के तहत जो बाइडेन को अच्छा दिखाने के लिए ये सब कर रहा था, या फिर इस सब के पीछे कोई और मंशा थी, कोई और कॉन्स्पिरेसी थी? क्यों कोई ऐसा करना चाहेगा? देखिए उगते हुए सूरज को लोग सलाम करते हैं और ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ भी। तो जब ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ जान रहा है कि एक आदमी डिक्लाइन पर है, तब उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उनको तो उल्टे साइड हट जाना चाहिए। हाँ देखें, ये एक बहुत बड़ा फर्क अमेरिका और इंडिया में है। ये जो आप जिन एड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनका अमला है, दे आर नॉट ड्रॉन फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट। वो प्राइवेट लोग हैं जिनको ये अपॉइंट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल सेक्रेटरी प्राइवेट आदमी आप अपॉइंट कर सकते हैं ना, किसी रिटायरी को भी ला सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उनके यहाँ पूरा स्टाफ ही वैसा होता है। कहने का मतलब है कि अब असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलग चीज हो गई, उसके नीचे डिपार्टमेंट वाले ब्यूरोक्रेट होंगे, लेकिन बाइडेन का जो एडीसी होगा, बाइडेन का जो चीफ ऑफ स्टाफ होगा, ये तमाम लोग बाइडेन अपॉइंटिंग हैं, और बाइडेन के हफ्ते उनका पावर बेस जो है वो कंप्लीटली इरोड हो जाएगा। इनको ये लग रहा था कि दे हैड सक्सेसफुली हिडन बाइडेन्स कॉग्निटिव डिक्लाइन। अभी हम उस पर आएंगे कि क्या क्या इन्होंने पैतरे अपनाए थे कॉग्निटिव डिक्लाइन को छुपाने के लिए, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन चूंकि उनको ये लगा कि हमने सक्सेसफुली, उनको ये लग रहा था, हालांकि दुनिया जान रही थी, जनता जो है उन्होंने मूड बना लिया था कि इसको निकालना है, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि दे हैव सक्सेसफुली मैनेज टू हाइड दिस फैक्ट फ्रॉम द लार्जर ऑडियंस। और वो इसी पे डिपेंडेंट थे कि ये जीत जाएंगे तो 4 साल हम इनको ऐसे ही ज़ॉम्बी के तरह इसको ट्रीट करते हुए खींच लेंगे, जैसा हमने पिछला 4 साल खींच लिया। आपने टाइमलाइन के बीच में बात की थी, टाइमलाइन ये बता दूं कि अक्टूबर 2022 के बाद द डिक्लाइन वाज शार्प एंड सडन, एंड बाय द एंड ऑफ 2023, by October 2023, Biden was not in any form or shape to fight another election. कब, कौन, क्या 2023 में कब? अक्टूबर में। अच्छा, वो इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि वो ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि देखें एक और भी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे समझना। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं शाही साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं अक्टूबर 2023 में वो नॉट फिट थे और उन्होंने फाइनली अपने पद से इस्तीफा कि भाई मैं अब आगे नहीं लड़ूंगा, ये उन्होंने अक्टूबर 2023 में नहीं किया है, ये उन्होंने नवंबर 2024 के चुनाव के कुछ समय पहले किया। 107 दिन पहले बस मान ले, मतलब जुलाई अगस्त महीने में किया, और उन्होंने नहीं किया है, बाय द वे। कहा जोर पड़ा। हाँ, निकाला गया। इसमें एक चीज, एक आदमी का रोल इसमें बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि आप गलत था, वो थे बाइडेन के व्हाइट हाउस डॉक्टर। बाइडेन के जो व्हाइट हाउस डॉक्टर थे वो ताउम्र बाइडेन के अपने डॉक्टर रहे, यानी वो उनके पर्सनल डॉक्टर। बाइडेन ने अपने पर्सनल फिजिशियन को मेन व्हाइट हाउस फिजिशियन बना दिया। अब जाहिर है कि वो जो आदमी 40-50 साल से फैमिली का फैमिली डॉक्टर हो, वो उस फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा या वो उस एक लूज आइडिया जो आपका स्टेट का है उसको प्रोटेक्ट करेगा। जब उनसे ये कहा गया कि आप कॉग्निटिव टेस्ट क्यों नहीं करते हैं जो बाइडेन का, उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, ही इज फिट एज अ फिडल, ये थके हुए हैं इसीलिए ये नाम भूल जाते हैं, फलाना करते हैं। उसने कभी कॉग्निटिव टेस्ट होने नहीं दिया। मैं आपको एक और इसका पुराना एग्जांपल बताऊं जो एक किताब में मेंशन है कि चूंकि इनके फैमिली डॉक्टर थे, और हमारे दर्शकों को याद होगा जो बाइडेन के जो
एक बेटे थे, उनकी मौत जो है वो कैंसर से हुई, और वो खुद अटॉर्नी जनरल होते थे किसी स्टेट के। जिस जिस जमाने में उनके फैमिली डॉक्टर जो थे, यही आदमी थे जो सेम, जाहिर है फैमिली डॉक्टर का तो मतलब ही वो एक पूरे फैमिली के वो डॉक्टर। करेक्ट। जो बाइडेन के बेटे को ब्रेन कैंसर का वो रूप मिला था जिसमें कि वो टर्मिनल था, यानी उनकी मौत होने वाली थी, और उनके फैमिली डॉक्टर ने ये बात पूरे सबसे छुपाई रखी और कहा कि ही इज गोइंग टू रिकवर। बाद में उनकी मौत हो गई। ही डिड द सेम थिंग विद बाइडेन जब उनको व्हाइट हाउस में लेके आ गया। तो इस लेवल पे आप देखिए कि साजिश जो है वहां पे की गई इनको सत्ता में बने रहने। पर ये तो बेईमानी है ना। मतलब आज अब जब ये इस किताब में ये खुलासा हो गया है शाही साहब, तो फिर ये कौन लोग हैं, वो स्टाफ के मेंबर्स कौन हैं, ये डॉक्टर कौन हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये सब सवाल पूछे जाएं? आप सोचिए कि इस सब को छुपाने के चक्कर में अगर कल को एक अनहोनी हो जाती जिसमें आपके राष्ट्रपति ही ना होते, तो फिर ऑब्वियसली एक सिस्टम जरूर है अमेरिका में कि वो सेकंड इन कमांड टेक्स ओवर, पर ये आइडियल तो नहीं है ना। बिल्कुल भाई उस देश को और बाय एक्सटेंशन दुनिया को जानने का हक है कि सच क्या है। सर मेरा एक लाइन में कहना है, जिस आदमी का कॉग्निटिव डिक्लाइन हो गया था, उस आदमी के हाथ में न्यूक्लियर बटन है। मैं वहीं पे बस बात छोड़ना चाहता हूं, बाकी तो सारी चीजें उससे बहुत छोटी। फिसल के गिर जाना और आपके हाथ में न्यूक्लियर बटन होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का बिल्कुल 100% ये सारे जो लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे, और सिर्फ इन्वॉल्व नहीं थे, एक पूरा का पूरा आप समझिए मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म जैसी एक चीज की जाती थी कि जब भी इस तरह का कोई, अगर इनको पब्लिक में कैबिनेट के बारे में कुछ करना होता तो पूरी की पूरी कैबिनेट मीटिंग जो है फेक मीटिंग अरेंज की जाती। अरे यानी पूरी कैबिनेट, जी पूरी कैबिनेट बैठती थी, कैबिनेट के पास सब चीज स्क्रिप्टेड होता था, उसके पास क्वेश्चंस होते थे जो वो पूछेंगे बाइडन से, बाइडन के पास जवाब होता था जो उनको देना था, बाइडन के पास सवाल थे जिसका जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास थे, और उनके जवाब, यानी वाइस वर्सा दोनों के सवाल जवाब एक दूसरे के पास होते थे। वो सारी की सारी चीज फेक स्क्रिप्टेड होती थी। उसमें बाइडन पढ़ा हुआ उससे पढ़ते थे, पर्ची से पढ़ के क्वेश्चन पूछते थे, पर्ची से पढ़ के उनको जवाब पता होता था, लेकिन वो ऐसे टू एंड फ्रो करते थे कि जैसे लगता था कि बड़ा नेचुरल तरीके से ये कैबिनेट मीटिंग हो रही। इस लेवल तक जाके इस चीज को छुपाया गया। बाप रे बाप। ये देखें, एक्सपोजे, इसमें सबसे बड़ा रोल जॉर्ज क्लूनी का था। अगर जॉर्ज क्लूनी ने एक्सपोज नहीं किया होता तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जो बाइडन ही ऑफिशियल कैंडिडेट बनते। तो क्या इस बात का उल्लेख इस किताब में है जॉर्ज क्लूनी का रोल? क्योंकि जॉर्ज क्लूनी ने एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें उनका ये कहना था कि आई लव यू जो बाइडन, लेकिन अब आप जरा हटिए, उतर गए। जी देखिए, वो मेंशन ही नहीं, मतलब एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डेडिकेटेड है यहाँ पे जॉर्ज क्लूनी में। हमारे दर्शक जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कौन है जॉर्ज क्लूनी, बहुत फेमस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर टाइम। और सिर्फ एक्टर ही नहीं है, कहानियां लिखते भी हैं, जबरदस्त कहानियां लिखते हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बहुत ही पॉपुलर हैं। मुझे नहीं लगता कि जूलिया रॉबर्ट्स और जॉर्ज क्लूनी से ज्यादा पॉपुलर कोई भी डेमोक्रेट पार्टी के अंदर में हॉलीवुड का कोई भी और आदमी है। दीज टू आर लाइक कमिटेड डेमोक्रेट। इनका ये नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे दिखने के लिए आते हैं, ये लोग बहुत बड़े लेवल पे इनकी पहुंच डेमोक्रेट पार्टी के अंदर में है। तो हुआ यूं कि फंडिंग रेज करने के लिए, आपको पता है ये लोग स्पेशल प्रोग्राम करते हैं जिसमें फंड रेज किया जाता है, और जॉर्ज क्लूनी बाय डेंट ऑफ बीइंग हार्डकोर डेमोक्रेट हिमसेल्फ, उन्होंने प्लान किया और तमाम हॉलीवुड के और लोगों के साथ, इंक्लूडिंग जूलिया रॉबर्ट्स, कि वो लोग एक फंड रेजिंग करेंगे जिसमें कि ओबामा भी होंगे, बाइडन भी होंगे, जॉर्ज क्लूनी और उनकी वाइफ। सबको पता है पूरी दुनिया में जो कुछ 10 लॉयर अगर सबसे मशहूर हैं उसमें जॉर्ज क्लूनी की वाइफ अमाल क्लूनी है। इन सब लोगों ने ये प्रोग्राम किया कि हम एक ये फंड रेजिंग कैंपेन करेंगे। उससे पहले 2022 में, लास्ट 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मिले थे क्लूनी बाइडन से। बाइडन ठीक थे, क्लूनी ने अपने बयान में ये कहा कि जब मैं उनसे मिला था तो वो
मुझे उन्होंने पहचाना और बातें की, मेरी वाइफ से पहचाना, मजाक किया, मेरे साथ मजाक किया, मेरी वाइफ के साथ मजाक किया। मैं जब कमरे में घुस रहा था तो उन्होंने कहा, हियर कम्स द हस्बैंड ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लॉयर अमाल क्लूनी। यानी इस तरह की जो चीजें हैं वो कर रहे थे। तो इनके जहन में वही इमेज था। इन्होंने थोड़ा बहुत वो देखा था वीडियो कि कहीं ये प्लेन से फिसल जा रहे हैं, स्टेज पे जाके कोई है नहीं और फ्रीज कर जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं शैडो से, ये सब आपने। लेकिन क्लूनी को लगा कि ठीक है, वो मतलब उनको समझ में नहीं आया। जिस दिन ये फंड रेजिंग कैंपेन की, जॉर्ज क्लूनी कहते हैं कि ओबामा अंदर आते हैं, उसके बाद पीछे से मैं देखता हूं कि एक आदमी, एक एड जो है वो इनको पकड़ के ला रहा है, हाथ में बांध के इनको ला रहा है जो बाइडेन को स्टेज पे, और वो सबसे हाथ मिला रहे हैं, सबको एक ही बात कह रही है, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर बीइंग, ग्रेट टू सी यू, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। एंड क्लूनी बोला कि मेरे पेट में वो नॉट बन गया कि मुझे रियलाइज हुआ कि दिस गाय, जिसको जो मुझे पर्सनली जानता है 20 साल से, ही हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो एड की हालत खराब हो गई। एड ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट क्लूनी, यस 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 यस, नाइस टू बी हियर, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। मतलब उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि इसने पूरा ऑर्गेनाइज किया। थैंक्स फॉर बीइंग हियर क्या, अरे थैंक तुमको, हाँ। उसको कहना चाहिए थैंक्स फॉर बीइंग हियर, ही इज द ऑर्गेनाइजर। तो क्लूनी को लगा, फिर क्लूनी ने एड की तरफ देखा, एड ने जॉर्ज क्लूनी की तरफ देखा, और फिर एड ने दोबारा कोशिश की, सर जॉर्ज क्लूनी, और उसने जॉर्ज वर्ड पे स्ट्रेस किया। हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स। हाँ, तो अब इतना अगर कोई कर देगा तब तो बहुत ऑब्वियस हो गया ना एकदम। तो क्लूनी की हालत खराब हो गई। क्लूनी ने अपनी वाइफ की तरफ देखा, बाकी जो हॉलीवुड के लोग बैठे हुए थे एक दूसरे को देखने लगे, बगले झांकने लगे। उसके बाद उन्होंने ये, उस समय उनको लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गया है, ही नीड्स टू मतलब ही नीड्स टू फाइंड समवन टू रिप्लेस हिम। अच्छा, उसी में जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो लिटरली वो भीड़, मतलब जिधर खाली लोग थे बैठे हुए, जिधर कोई नहीं था, उधर वो हाथ हिला के कुछ करे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमको स्टेज पे जाना कैसे। लिटरली बराक ओबामा उसको हाथ पकड़ के स्टेज से लीजिए, देखिए हमारे स्क्रीन पे वो दिख रहा है ना आपको, बराक ओबामा ने हाथ पकड़ के खींच के उनको वहां से निकाला है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि एग्जिट किस तरफ। नहीं तो इसका एक सेकंड, इसका मतलब ये है कि देखिए, एक तो क्लोज स्टाफ, और ये कब रियलाइजेशन हुआ बाकी डेमोक्रेट पार्टी को कि ये क्लोज स्टाफ कुछ छुपा रहा है? क्योंकि आप कह रहे थे अक्टूबर 2023 में ही वो चुनाव लड़ने लायक नहीं थे, तो ये जो स्टेज पर बराक ओबामा का ले जाना, अब भाई ओबामा भी बेवकूफ नहीं है ना, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें कब हुई, पार्टी को कब पता चला? किताब ये कहती है कि पार्टी को दिसंबर 22 में अंदाजा धीरे धीरे लोगों को होने लगा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनकी पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर दी गई, इनका वर्किंग आवर कम कर दिया गया, एंड इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन हिज ओन स्टाफ टू मीट हिम। जो एकदम क्लोज कोटरी नहीं है, उसमें कुछ ऐसे हैं, यानी असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल के कुछ ऐसे स्टाफ है जिन्होंने बयान दिया है कि मैं 2 महीने में एक बार मिला हूं राष्ट्र, जिसका काम कम से कम सप्ताह में 2 दिन मिलना है, 3 दिन में, अगर वो इफ ही इज इन टाउन जी। अच्छा, दूसरा ये कि स्टाफ गैस लाइटिंग करते थे। गैस लाइटिंग क्या करते थे कि कोई भी अगर किसी ने सजेस्ट कर दिया पब्लिकली कि उसका कॉग्निटिव डिक्लाइन है, तो उस पर हमला कर देते थे कि शेम ऑन यू आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज, तुम रिपब्लिकन पार्टी मागा का जो वो है उसको तुम फैला रहे हो, शेम ऑन यू। यानी उसको गैसलाइट कर देते तो आदमी डर जाता था। ट्रोल आर्मी, ट्रोल कि भाई ये क्या हो रहा है, ये नहीं। अच्छा, इसके बाद ये भी किताब कहती है कि बराक ओबामा को लेट पता चला, क्योंकि देखिए लोगों को ऐसा लगता होगा कि बराक ओबामा और इनका बड़ा उठना बैठना हर दिन का, मतलब ये हर हफ्ते जो है साथ में डिनर करते होंगे, ऐसी बात है नहीं। Biden respects Obama a lot, but he also resents it. ये किताब कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। Respects him, but also resents him massively for not choosing him as his successor over Hillary Clinton. कि मुझे बाईपास करके हिलरी को बनाया गया, उसके लिए उन्होंने कभी ओबामा को माफ नहीं किया। तो ये बहुत कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, कोई उठना बैठना नहीं है। ओबामा ऑल्सो रियलाइज द फुल स्केल ऑफ डिक्लाइन
द सेम डे जिस दिन ये अच्छा, उसी स्टेट दिन से वो वीडियो चलाइए, पीसीआर से कहेंगे वो वीडियो जिसमें ओबामा लेकर के जा रहे हैं जो बाइडन को। इस दिन बराक ओबामा को यह एहसास हुआ कि जो बाइडन की तबीयत गड़बड़ है। ये देखिए, वो बाय कह रहे हैं, अब वो जाना चाहते हैं, फिर प्रेसिडेंट जा नहीं रहे हैं, तो फिर हंसते हंसते हाथ रखते हुए धीरे 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 करके। अब आप सोचिए, ये इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली आदमी, और उनके कॉग्निटिव डिक्लाइन को इस कदर छुपाया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है इसके अलावा कि ओबामा जो हैं वो इस हक में भी नहीं थे कि इनको निकाला जाए, क्योंकि जॉर्ज क्लूनी ने जब वो ओपेड लिखा, जॉर्ज क्लूनी ने बोला इनफ इज इनफ। देखें, डेमोक्रेट पार्टी शुड थैंक जॉर्ज क्लूनी, वरना अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइंडसाइट जो है वो तो हाइंडसाइट में देख के तो रिप्लेस करने से हार गया। अगर ये चीज पहले इनको रिप्लेस कर दिया गया होता और प्रॉपर कोई आदमी पूरे प्रोसेस से चुन के आया होता, रेदर देन जो इनके राइट साइड में खड़ी हैं गुड फॉर नथिंग, उनके जगह कोई आया होता, तो ये हो सकता है कि पार्टी रिकवर कर गई। लेकिन जब ये ओपेड एड, जॉर्ज क्लूनी ने कहा नथिंग डूइंग, मैं ओपन एड लिख रहा हूं, और उन्होंने फोन किया बराक ओबामा को और कहा कि मैं ओपन एड लिख रहा हूं। बराक ओबामा ने कहा मत करो, क्योंकि अगर तुम करोगे ये मानेगा नहीं, ही विल डिग डीपर, ही विल डिग हिज हील्स। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, डिग हील करे, कुछ करे, मैं तो कर रहा हूं। एंड देन ओबामा वाज नॉट इंस्ट्रूमेंटल। एक्चुअली जो चक शूमर थे, सीनियर डेमोक्रेट पार्टी लीडर, चक शूमर अप्रोच्ड टू पीपल, नैन्सी पेलोसी एंड हकीम जेफरीज, और इन तीनों ने मिलके सबको साउंड आउट करके धीरे धीरे सारे सीनेटर को, सारे कांग्रेसमैन को साउंड आउट करके प्रेशर क्रिएट किया कि इनको भगाया जाए। बराक ओबामा ने नहीं किया ये। जो हम सबको ये लगता था, इनफैक्ट हम लोगों ने प्रोग्राम में ये बात भी चर्चा की थी, अब ये किताब ये कह रही है कि नहीं, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन था। बराक ओबामा वाज इन नो वे इन्वॉल्व्ड इन पुशिंग हिम आउट ऑफ द रेस। इसमें इन्वॉल्व डेमोक्रेट पार्टी की अपनी मशीनरी थी, स्पेशली चक शूमर, नैन्सी पेलोसी और हकीम जाफरीज। और अब किताब ये कहती है कि रिटायरमेंट के बाद से ना तो जो बाइडन ना इनकी जो एहलिया हैं, दोनों जो है इन्होंने इन लोगों से बातचीत बंद कर दी है। इनसे ग्रीटिंग्स तक का भी, हेलो हाई तक का भी रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया। बहुत इंटरेस्टिंग। अब भाई सब कुछ ही हम नहीं बता देंगे, यहां पर शाही साहब ने आपको एक बहुत मोटा मोटा आइडिया देने का प्रयास किया है कि क्या किया जा रहा था। और ओरिजिनल सिन आप इसको इस तरीके से भी मान लीजिए, जैसे इशारा किया गया, ये इतने शक्तिशाली इंसान, इतने शक्तिशाली देश के, और अगर वो कमजोर है और उसका स्टाफ इस तरीके से हावी हो रहा है, तो इसका मतलब इस इंसान की शक्ति स्टाफ अपने अंदर ले रहा है। फेक मीटिंग हो रही है, यह बताया जा रहा है कि भाई ये चीज कर ली गई, और ऐसे में कोई फैसला अगर प्रेसिडेंट न लेकर के स्टाफ ले ले, तो आप सोचिए कितनी कितनी खतरनाक बात है। दुनिया को खतरे में डालने का काम क्या नहीं किया गया। संकेत, एक लास्ट चीज मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अभी क्या स्थिति है कि जब इनको ये एंटिसिपेट हुआ कि ये किताब आने वाली है, प्रियम्प्ट करके इन्होंने, ये और इनकी वाइफ एक प्रोग्राम पे आए बताने के लिए नहीं हम वी आर फिट एज फिडल, देखो हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है, दिखाने के लिए। टू प्रियम्प्ट, किताब 20 तारीख को रिलीज होने वाली थी, तो ये उससे पहले आए। और बेस्ट बात यह है कि वहां पे प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि ऑल द पोल्स वेर सेइंग कि आई वुड हैव डिफीटेड डोनाल्ड ट्रंप। इनके अपने एड कह रहे हैं कि दैट पोल वाज द फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, नो सच पोल वाज कंडक्टेड एवर बाय डेमोक्रेटिक। बाप रे बाप, सोचिए, एलिस इन वंडरलैंड में रह रहा आदमी एकदम। और इस बात का उल्लेख न्यूयॉर्कर के उस पीस में भी है कि किस तरीके से इन्होंने कल्पना कर ली कि मैं तो जीत रहा हूं, पोल्स बता रहे हैं। हद है, अद्भुत है। मतलब ये कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। खैर, अब इंटरेस्टिंग होगा देखना इस किताब को पढ़ के कि ये कौन कौन लोग थे। एंड आई फील समय के साथ गिल्टी मस्ट बी ब्रॉट टू बुक, नॉट बुक माने सही मायने में किताब। इनको मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई हो, तब पता चले कि आपने कितना गलत काम किया। ये सिर्फ एक छुपा ले जाने वाली बात नहीं है, जैसे घर परिवार में होता है ना कि भाई बहुत थू हो जाएगी। ये वो चीज नहीं है। आप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की बीमारी छुपा रहे हैं।
शाही साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।